गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में हॉब्स के समझौतावादी विचार हमने पढ़े थे कि हॉब्स जो है समझौतावादी विचारकों में सबसे पहले हॉब्स का नाम आता है और हमने पढ़ा कि हॉब्स ने किस प्रकार से अपना जो चित्रण प्रस्तुत किया वैज्ञानिक भौतिकवाद और यथार्थवादी आधारों पर उसने अपने चिंतन को प्रस्तुत किया। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि उसका जो मानव स्वभाव है किस प्रकार से उसने मानव स्वभाव का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया। उसने बताया कि मानव जो है वह मूल प्रवृत्ति से स्वार्थी है और स्वार्थी होने के कारण उसके चरित्र में आसुरी प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से मानव स्वभाव का वह यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक कानून उसने 19 प्राकृतिक कानून बताए और बताए कि प्राकृतिक कानून व्यक्ति अपने पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, स्वयं को अनुशासित रखने के लिए कुछ ऐसे दिशा निर्देश मिलकर तय करता है ताकि समाज में जो अराजकता है, अव्यवस्था है, उससे उसे मुक्ति मिल सके। इस प्रकार से हमने प्राकृतिक अवस्था में देखा कि प्राकृतिक अवस्था दीनहीन, एकाकी, पाशविक थी और उसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या था, दुश्मन था। और किस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में अराजकता व्याप्त थी, उससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने मिलकर सामाजिक समझौता किया और समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य का निर्माण हुआ। और इस प्रकार हमने देखा कि उसके चिंतन में हमें व्यक्तिवाद की झलक भी दिखाई देती है और क्योंकि वह व्यक्ति को एक अधिकार देते हैं, जीवन का अधिकार, उसके आधार पर उसे हम प्रथम व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं। तो देखिए, हमने व्यक्तिवादी अवधारणा आपको पिछली कक्षा में पढ़ाई थी, फिर भी एक बार उसमें कुछ और पक्ष हैं, उनको हम देखते हैं कि हॉब्स को हम प्रथम व्यक्तिवादी विचारक हम कहते हैं। हॉब्स को हम प्रथम व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसा कि आपने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि वह व्यक्ति को एक अधिकार देता है, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार या आत्मरक्षा का अधिकार। वह व्यक्ति को जीवन का अधिकार देता है, आत्मरक्षा का अधिकार देता है। इस आधार पर हम ये कहते हैं कि हॉब्स एक प्रथम व्यक्तिवादी विचारक है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से वो एक निरंकुश संप्रभु की स्थापना करता है और निरंकुश संप्रभु की स्थापना के द्वारा वह उस शासन करने वाले को अर्थात शासक को असीमित, अमर्यादित शक्तियां, निरंकुश शक्तियां सौंपता है। उसके बावजूद भी वो ये कहता है कि जो शासित है अर्थात जिस पर शासन किया जा रहा है, जब तक उसका जीने का अधिकार सुरक्षित नहीं है तो ऐसे समझौते का व्यक्ति क्या करेगा। अर्थात समझौता व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए हुआ है। जो समाज में अराजकता व्याप्त थी, उस अराजकता से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति ने सामाजिक समझौता किया है। और सामाजिक समझौते की शर्त यही है, यदि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित है, व्यक्ति की आत्मरक्षा सुरक्षित है, तो वह समझौते की शर्तों से बंधा हुआ है, अन्यथा वह समझौते से मुक्त हो सकता है। तो देखिए, उसके विचारों में व्यक्ति जो है वह सर्वप्रमुख है। अर्थात व्यक्तिवादी अवधारणा में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति साध्य है और राज्य क्या है, साधन है। तो इसी प्रकार से जो हॉब्स है वह भी क्या मानता है, व्यक्ति को प्रमुख मानता है। अरस्तु की तरह
समाज या राज्य को प्रमुख नहीं मानता, उसके अवधारणा में कौन है? व्यक्ति प्रमुख है। तो देखिए, हॉब्स की अवधारणा में व्यक्ति प्रमुख है और वह व्यक्ति को विद्रोह का अधिकार देता है। अर्थात यदि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है तो व्यक्ति ऐसे समझौते से मुक्त हो सकता है। तो देखिए, हॉब्स जो है वह निरंकुश शासन की बात करते हुए भी व्यक्तिवादी विचारक किस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि उसकी अवधारणा में व्यक्ति सर्वप्रमुख है। जिस प्रकार से व्यक्तिवादी अवधारणा में व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्ति की रक्षा की बात की जाती है और व्यक्तिवादी अधिकार की बात करते हैं, हॉब्स भी जीवन का अधिकार देता है, आत्मरक्षा का अधिकार देता है और इस प्रकार से वह व्यक्तिवादी विचारक बन जाता है। क्योंकि निरंकुश शासन की स्थापना करने के बावजूद भी वो इस बात को सत्यापित करता है, इस बात पर प्रमुख रूप से बल देता है कि यदि शासन करने वाला व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि व्यक्ति ने जो प्राकृतिक अवस्था में अराजकता व्याप्त थी, उस अराजकता से मुक्ति पाने के लिए व्यक्तियों ने मिलकर सामूहिक समझौता किया और उस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई, जिससे निरंकुश शासक जो है वह अमर्यादित और अनियंत्रित रूप से शासितों पर शासन करता है। तो इस प्रकार यदि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है तो क्या कर सकता है? विद्रोह कर सकता है। अर्थात ऐसे निरंकुश शासन से वह मुक्त हो सकता है। सामाजिक समझौते की शर्तों से बंधे होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है सामाजिक समझौता करने के बाद भी विद्रोह कर सकता है। तो इस प्रकार से हॉब्स जो है उसके चिंतन में हमें व्यक्तिवाद की स्पष्ट झलक दिखाई देती है कि वह व्यक्ति को सर्वप्रमुख मानता है और ये कहता है कि यदि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है तो व्यक्ति ऐसे समझौते को क्या कर सकता है? तोड़ सकता है, अर्थात उसे विद्रोह करने का अधिकार है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हॉब्स निरंकुश संप्रभु की स्थापना करने के बावजूद भी वह शासन पर व्यक्ति का अंकुश स्थापित करता है। अर्थात यदि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है तो व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हॉब्स के चिंतन में हमें व्यक्तिवादी अवधारणा की जो है वह झलक दिखाई देती है और इसी प्रकार हम हॉब्स को प्रथम व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं। तो देखिए, हॉब्स के सामाजिक समझौते को हमने पढ़ा तो इसमें कुछ कमियां और आलोचनाएं, दोष भी रह गए हैं जिसको हम देखते हैं। तो देखिए, उस कमियों पर अब हम ध्यान देंगे। देखिए, हॉब्स के सामाजिक समझौते की आलोचना। अर्थात हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत में क्या क्या कमियां, क्या क्या दोष रह गए हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं। पहला ये है कि हॉब्स मानव के एक पक्षीय स्वभाव का
चित्रण करता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में केवल एक पक्ष ही नहीं है। मनुष्य स्वार्थी, अहंकारी, छली, कपटी, छली, कपटी, दंभी, लालची ही नहीं है। इसके अलावा उसके स्वभाव का एक पक्ष और है। वो कौन सा है? एक पक्ष उदारता, स्नेह, प्रेम, दया भाव, इनका वह मानव स्वभाव में इनकी वह मानव स्वभाव में उपेक्षा करता है। अर्थात हॉब्स मानव स्वभाव का एक पक्षीय वर्णन प्रस्तुत करता है। वह मनुष्य को केवल स्वार्थी, छली, कपटी, लोभी, लालची मानता है, जो कि समस्त आसुरी प्रवृत्तियों से युक्त है। जबकि मनुष्य का ये जो चित्रण है स्वभाव का, वह एक पक्षी है। मानव स्वभाव में प्रेम, दया, सहयोग, करुणा, ये सब उद्गार भी उसके स्वभाव में निहित होते हैं, जिनका कि हॉब्स मानव स्वभाव में इनकी उपेक्षा करता है। वो केवल मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का ही क्या करता है? चित्रण करता है। इस प्रकार से हॉब्स का जो ये चित्रण है मानव स्वभाव का, वह एक पक्ष है। वह मानव के केवल स्वार्थी स्वभाव का ही चित्रण करता है। उसके दूसरे पक्ष की वह बिल्कुल भी बात नहीं करता, जिसमें प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, वात्सल्य, स्नेह, ये सब क्या है? शामिल है। दूसरा है सामाजिक समझौते का चित्रण। एक भ्रमपूर्ण धारणा है। सामाजिक समझौते का चित्रण एक भ्रमपूर्ण धारणा है। अर्थात हॉब्स जिस सामाजिक समझौते की बात करता है, ऐसा समझौता हमें इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता कि मनुष्य ने मिलकर कोई समझौता किया है जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो मनुष्य के हॉब्स के ये सामाजिक समझौते सिद्धांत की जो ये कल्पना है, वह हमें कपोल कल्पना लगती है कि कल्पना के आधार पर हॉब्स ने जो है वह सामाजिक समझौते सिद्धांत को रचा, और इसका हमें कहीं भी इतिहास में वर्णन देखने को नहीं मिलता। तो हम ये कह सकते हैं कि एक भ्रमपूर्ण धारणा है। यह एक भ्रम है कि किस प्रकार से मनुष्यों ने मिलकर समझौता किया, और समझौते के बाद में राज्य का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो ऐसा हमें इतिहास में कहीं भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता कि मनुष्यों ने मिलकर समझौता किया और समझौते के द्वारा राज्य को क्या किया? राज्य की उत्पत्ति की। तो इस प्रकार से ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है, वह एक भ्रमपूर्ण अवधारणा है। तीसरा है एक निरंकुश संप्रभु को व्यक्तियों पर थोपना। बिल्कुल गलत है। तो देखिए, एक निरंकुश संप्रभु जो कि सर्वोच्च है और जिसके पास में असीमित, अनियंत्रित, अमर्यादित शक्तियां हैं, क्योंकि उसकी शक्तियों को, निरंकुश शक्तियों पर कोई भी अंकुश लगाने वाला नहीं है। वो अपने आप में बिल्कुल पूर्ण रूपे निरंकुश है, सर्वोच्च है, और उस पर
कोई भी नियंत्रण स्थापित करने वाली संस्था या व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से हॉब्स जो है वह एक संप्रभु की स्थापना करता है और उसको सर्वोच्च शक्तियों से युक्त करता है। तो यह है निरंकुश शक्तियां व्यक्तियों पर थोपना बिल्कुल गलत है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति लोगों पर निरंकुश रूप से, अनियंत्रित रूप से, असीमित रूप से, अमर्यादित रूप से किस प्रकार से शासन करता है। तो इस प्रकार से हॉब्स का निरंकुश संप्रभुता का जो सिद्धांत है यह व्यक्तियों पर आरोपित करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि निरंकुश शक्तियों से व्यक्ति जो है किस प्रकार से उस शक्तियों को सहन कर पाएगा, क्योंकि शक्तियां निरंकुश है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। तो इस प्रकार से निरंकुश संप्रभु का व्यक्तियों पर आरोपित करना यह बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, अगला है हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभु को अपने समझौते से अलग रखता है। निरंकुश संप्रभु को अपने समझौते से अलग रखता है, अर्थात समझौता व्यक्तियों के बीच होता है, संप्रभु इसमें शामिल नहीं होता है, जिस कारण वह निरंकुश, असीमित और अमर्यादित रूप से शासन करता है। तो देखिए, हॉब्स का जो निरंकुश संप्रभु है वह अपने को समझौते से अलग रखता है, अर्थात समझौता व्यक्ति के बीच, व्यक्ति या समुदायों के बीच होता है। संप्रभु इस समझौते में शामिल नहीं है। समझौता व्यक्तियों के मध्य या व्यक्ति या समूहों के मध्य होता है, व्यक्ति और संप्रभु के मध्य समझौता नहीं होता है। तो इस प्रकार से हॉब्स का जो संप्रभु है वह इस समझौते से अलग रहकर क्या करता है, निरंकुश शासन करता है, क्योंकि वह समझौते में शामिल नहीं है। इस प्रकार से हॉब्स जो है वह इस समझौते के द्वारा अपने निरंकुश संप्रभु को समझौते से अलग रखकर उसको असीमित, अमर्यादित और निरंकुश शक्तियां सौंपता है, जिस कारण ही वह क्या करता है, समझौते में शामिल न होने के कारण निरंकुश, असीमित और अमर्यादित रूप से क्या करता है, वह शासन करता है। अगला देखिए, हॉब्स राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं करता। राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं करता, जबकि दोनों ही अलग अलग संस्थाएं हैं।
हॉब्स देखिए राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं करता, जबकि दोनों ही अलग अलग संस्थाएं। किस प्रकार से हॉब्स का जो समझौता है सामाजिक और राजनीतिक, एक ही समझौते से सामाजिक और राजनीतिक समझौते को उसने स्वरूप दिया है, और वह कहता है कि हॉब्स का समझौते के द्वारा राज्य का जन्म तो होता ही, लेकिन सरकार का इस तरह से समझौता राजनीतिक नहीं है जिससे सरकार की उत्पत्ति हुई, और वह राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं करता। जबकि आधुनिक समय में राज्य और सरकार दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, जबकि हॉब्स के चिंतन में हमें राज्य और सरकार ऐसा लगता है कि मिला जुला रूप है। हॉब्स ने राज्य और सरकार दोनों का एक स्वरूप उसने चित्रण किया है, तो ऐसे लगता है कि राज्य सरकार को उसने मिला दिया है। इस प्रकार हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत में यह भी कमी है कि उसने राज्य और सरकार दोनों का अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। उसका जब हम उसके चिंतन को पढ़ते हैं, उसके चिंतन में हमें उसके समझौते सिद्धांत के द्वारा ये लगता है कि उसने राज्य और सरकार को कहीं मिला दिया है, जबकि राज्य और सरकार दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो इस प्रकार हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत को पढ़ने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत में उपयुक्त दोष, आलोचनाएं, कमियों के बावजूद भी उसका सामाजिक समझौता सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान को देन है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उसने सर्वप्रथम ये बताया कि समझौते के द्वारा राज्य क्या है, एक कृत्रिम संस्था है, जो कि उसने अरस्तु के सिद्धांतों का खंडन किया कि अरस्तु ने राज्य को स्वाभाविक संस्था माना है। तो इस प्रकार से अरस्तु के सिद्धांतों का खंडन करके हॉब्स ने सर्वप्रथम राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। तो इस प्रकार से हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह राजनीति विज्ञान को बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। तो देखिए हॉब्स का हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा, और अब सामाजिक समझौते सिद्धांत की कड़ी में दूसरा जो विचारक आता है वो आता है जॉन लॉक। तो देखिए हॉब्स के बाद में आपके सामाजिक समझौते सिद्धांत में जो दूसरा विचारक है, दूसरा महत्वपूर्ण विचारक है, वह है जॉन लॉक। देखिए जॉन लॉक आपका दूसरा सामाजिक समझौता सिद्धांत का विचारक है, जिसे हम उदारवाद का जनक भी कहते हैं। तो देखिए लॉक का चिंतन जो है वह उदारवादी अवधारणा पर आधारित है। जिस प्रकार से हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभु की बात करता है, उसी प्रकार से लॉक सीमित सरकार की बात करता है। और लॉक के चिंतन में हमें उदारवादी अवधारणा की पूरी तरह से उसमें हमें इसका चित्रण देखने को मिलता है। किस प्रकार से उसने उसके समय में बिल ऑफ राइट्स हुआ, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, और इन सब का हॉब्स के चिंतन पर बहुत ही गहरा लॉक के चिंतन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार से हॉब्स के चिंतन में हमें भय हमेशा दिखाई देता है कि हॉब्स हमेशा भय से ग्रसित था, क्योंकि उसके समय में इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन लॉक के समय में इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट हुआ, उसके बाद में वहां पर गौरवपूर्ण क्रांति हुई। किस प्रकार से बिना रक्तपात के वहां पर शासन में परिवर्तन हुआ और शासन सीमित और मर्यादित स्वरूप में इंग्लैंड में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से लॉक के चिंतन में हमें
वो स्थितियां देखने को नहीं मिलती है जो कि हमें हॉब्स के चिंतन में देखने को मिलती हैं, कि हॉब्स किस तरह से डरा डरा भयभीत हुआ उसने अपने चिंतन को किस प्रकार से प्रतिपादित किया, जबकि लॉब के चिंतन में हमें एक शांति, एक स्थिरता दिखाई देती है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में शासन में परिवर्तन हो चुका था और शासन सीमित और मर्यादित स्वरूप में स्थापित हो गया था। तो देखिए, लॉक को हम उदारवाद का जनक कहते हैं, इसे उदारवाद का जनक भी कहते हैं, उदारवाद का जनक, और उदारवाद की आत्मा भी इसको कहा जाता है, उदारवाद की आत्मा। जॉन लॉक को हम उदारवाद का जनक कहते हैं, उदारवाद की आत्मा कहते हैं, क्योंकि इसने सर्वप्रथम, जैसे कि हॉब्स को हम व्यक्तिवादी कहते हैं, प्रथम व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं, क्योंकि उसके चिंतन में हमें व्यक्ति की प्रमुख अवधारणा देखने को मिलती है कि उसने व्यक्ति को प्रमुख माना और किस प्रकार से उसने निरंकुश संप्रभु होने के बावजूद भी उसने व्यक्ति को जीवन का अधिकार जो है सुरक्षित रखा। इसी प्रकार से हॉब्स के चिंतन में भी हम उदारवाद की अवधारणाएं पूर्ण रूप से, लॉक के चिंतन में हम उदारवाद की सारी अवधारणाएं हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो उदारवाद का जनक है और उदारवाद की आत्मा उसे कहा जाता है, क्योंकि उसने उदारवादी चिंतन को आगे बढ़ाया। उसने मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है लॉक, और वह ये मानता है कि व्यक्ति को अधिकार देने चाहिए। सर्वप्रथम उसने व्यक्ति को तीन अधिकार सुनिश्चित करवाए। उसने 3 अधिकारों की बात की, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इस प्रकार से लॉक व्यक्ति को 3 प्राकृतिक अधिकार देने की बात करता है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रकार से उदारवाद में प्रमुख रूप से अधिकारों पर पूर्ण रूपेण बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से लॉक को उदारवाद की आत्मा अर्थात उदारवाद का जनक कहते हैं, क्योंकि उसने उदारवाद को आगे बढ़ाया और उदारवाद को एक नए स्वरूप में उसने प्रतिपादित किया। उसने उदारवाद का विचार आगे बढ़ाया और नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, जो उदारवाद के 3 स्वरूप हैं, इस प्रकार से उदारवाद का उसने पूर्ण रूपेण जो है विश्लेषण अपने चिंतन में प्रस्तुत किया। देखिए, उसकी प्रमुख पुस्तक है उसकी शासन पर 2 निबंध। शासन पर 2 निबंध, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो शासन पर 2 निबंध जॉन लॉक की प्रमुख पुस्तक है, जिसमें लॉक ने अपने विचारों का बहुत ही स्पष्ट और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से उसने अपना जो उदारवादी चिंतन है वह प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार लॉक के चिंतन में हमें उदारवाद की सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं और वह उदारवाद का जनक भी इस रूप में माना जाता है कि उसने उदारवादी विचारधारा को अपने चिंतन में पूर्ण रूप से उसने अपने चिंतन में उसे अपनाया और अपने चिंतन में अपनाकर उसने उदारवादी विचारधारा को एक नए स्वरूप, एक नए उसने रूप में उदारवादी चिंतन को आगे बढ़ाया और अपने चिंतन में पूर्ण रूप से उस अवधारणा को विवेकपूर्ण और तर्कों के आधार पर उसने अपना जो उदारवादी सिद्धांत है वो उसने प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार से जॉन लॉक को उदारवाद का जनक हम कहते हैं और उसके सामाजिक समझौते सिद्धांत में हम यह देखेंगे किस प्रकार से उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में व्यक्ति को 3 अधिकार प्रतिपादित किए और किस प्रकार से उसका चित्रण हॉब्स से बिल्कुल अलग है। किस प्रकार से हॉब्स जहां पर
व्यक्ति को मूल रूप से स्वार्थी, छली, कपटी मानता है, उसके विपरीत लॉक मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है और मनुष्य को स्वभाव से अच्छा मानता है। जहां पर हॉब्स मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का अर्थात मनुष्य के एक पक्षी स्वभाव का चित्रण प्रस्तुत करता है, उसके विपरीत लॉक मनुष्य को अच्छा मानता है, उसके स्वभाव में प्रेम, दया, करुणा, सहयोग इन सब पक्षों को शामिल करता है। तो इस प्रकार से लॉक का जो चित्रण है अर्थात लॉक ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें उसने मनुष्य के अच्छे पक्ष को भी शामिल किया। उसकी प्राकृतिक अवस्था में देखिए आप, प्राकृतिक अवस्था में वो प्राकृतिक अवस्था को अच्छा मानता है, सद्भावपूर्ण मानता है। तो इस प्रकार हॉब्स का जो चित्रण है वह लॉक से बिल्कुल अलग है।